डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज या एक्सरसाइज को देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की को। आपके सामने टेक्स्ट बुक मौजूद होनी चाहिए। हम इन क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और जहाँ पे हमें डिटेल बताने की ज़रूरत हुई, डिटेल समझने की, वहाँ डिटेल देखेंगे। और जिन चीज़ों को हम डिटेल में देख चुके हैं वहाँ से हम आंसर देखेंगे कि क्या है। तो पहले 10 एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड और वाज हेल्पफुल इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर कैथोड रेज है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी एनोड की तरफ मूव करती हुई पाई गई जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। और इन रेज ने आयोनाइज किया गैस को, जो जिस मीडियम में ये मौजूद थे वो एक गैस थी। तो गैस के आयंस को, गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम्स को आयोनाइज किया और उनसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करवाए। और वो जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होने के बाद जो रिमेनिंग पॉजिटिव मटेरियल आयनिक गैस मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन में या गैस में या उस चैम्बर में या उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थे, उन्होंने फिर ट्रैवल करना शुरू कर दिया ऑपोजिट साइड की तरफ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि उन पे प्लस का चार्ज था। बेसिकली एग्जांपल इसकी मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि जो यहाँ पे मेटल आयन से, एम फॉर मेटल आयन, उससे इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करवाया। एक एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। बेसिकली मेटालिक करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के करेक्टर को मेटालिक करेक्टर कहते हैं। मेटल्स इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, इसलिए यहाँ बुक में या बाज़ जगहों पे आपको एम से ही रिएक्शन मिलेगा। बेसिकली आप यहाँ पे कोई गैस यूज करके बताएं कि बेसिकली यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस हो, तो हाइड्रोजन गैस के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो कैथोड रेज से रेज निकली जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पर मुश्तमिल थी, उन्होंने जिस मीडियम में से गुजर रही थी वो क्योंकि गैस थी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम्स को आयोनाइज किया। अब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर है, तो वो एटॉमिक होगी और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो बेसिकली बेसिक यूनिट तक बात जाती है इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ, तो ये पॉजिटिव आयंस जो हमारे सॉल्यूशन में या उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो इंटरसेप्ट हुआ था वो मौजूद हुए। इन्होंने अब जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करना है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, या एमसीक्यू 1 का आंसर कैथोड रेज। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज इनमें से कौन सी हैं? अल्फा पार्टिकल्स इसका करेक्ट आंसर, और इसकी हम बात भी कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 3 कहता है कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोहर ने दिया था। नील बोहर ने ऑर्बिट की बात की थी और उसने साथ ये बात भी की थी कि इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस ऑर्बिट की या मेन एनर्जी लेवल की एनर्जी से जिसमें वो मौजूद है। तो ये नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी का बेस बनाकर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, तो फिर उसने ऑर्बिट और मेन एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि के एल एम एन में से 3 जो है वो किस में होंगे? 3 जो है वो 3 सब शेल्स किस में होंगी? तो बेसिकली शायद मैंने के एल एम एन के रेफरेंस से बात नहीं की थी। तो के एल एम और एन जो है, इस तरह मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल 1 2 3 और 4, इनको के से भी डिनोट किया जाता है पहले एनर्जी लेवल को, सेकंड एनर्जी लेवल को एल से भी। मिसाल के तौर पर कोई एटम बनाए, इसके हम 4 मदार बना लेते हैं। तो ये 4 मदार हैं, इसमें से पहला मदार जो है उसको के या 1 भी कहते हैं, सेकंड को एल या 2 भी कहते हैं, तीसरे को एम या 3 भी कहते हैं, चौथे को एन या 4 भी कहते हैं। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से 3
इनमें से कौन सा मेन एनर्जी लेवल यानी कि एल एम में से या एन में से है जिसमें वो थ्री स्पेसिस हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की या थ्री सब शेल्स हैं। तो बेसिकली थ्री जो हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आपको फिर इस आंसर की समझ आएगी। वन एस में सिर्फ एक होता है सब ऑर्बिटल यानी एस, टू में दो होते हैं, ये बात की हुई है पहले भी, टू एस और टू पी, और थ्री में थ्री एस, थ्री पी और थ्री डी, थ्री तीन सब शेल्स होते हैं। और फोर मेन एनर्जी लेवल में चले जाएं यानी एन में, तो चार जगह होती हैं यानी फोर एस, फोर पी, फोर डी और फोर एफ। यानी कि पहले मेन एनर्जी लेवल यानी के एनर्जी लेवल का सब शेल सिर्फ एक होगा, सेकंड मेन एनर्जी लेवल यानी टू के सब शेल्स या वो प्लेसेस जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जा सकता है दो होंगी, थर्ड जो एनर्जी लेवल है यानी एम इसमें तीन होंगी प्लेसेस, और जो फोर्थ एनर्जी लेवल है जिसको एन से भी डिनोट करते हैं उसमें वन टू थ्री एंड फोर प्लेसेस होंगी। तो जो भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 कह रहा है कि ट्यूमर को लोकेट करने के लिए बॉडी में कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 6 कह रहा है कि यूरेनियम का जो 235 का आइसोटोप है, यूरेनियम का 235 का आइसोटोप है, इसको जब बम्बार्ड कराया जाता है या इसके न्यूक्लियस को ब्रेक अप करवाया जाता है तो क्या रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से। तो ये बात आप याद रख लें कि जब भी किसी स्पीशीज़ के एटम के मॉलिक्यूल के रेडियो एक्टिव एटम के या किसी भी एटम के एलिमेंट के आप न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो ये चीज़ रिलीज़ होगी, वो एनर्जी या दूसरी चीज़ों के साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स ही होंगे। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये रिएक्शन मैंने पहले ड्रॉ किया था, मैंने न्यूट्रॉन इंटेंशनली नहीं लिखे थे ताकि आप कंफ्यूज या डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी एनर्जी जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शन होते हैं, उसमें यूरेनियम यूज़ की जाती है। यूरेनियम के चार आइसोटोप्स हैं, जो ये 235 वाला यूरेनियम का आइसोटोप है ये इम्पॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। इसको ब्रेकअप करवाया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, इसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। जब इसका न्यूक्लियस टूटता है तो फिर क्रिप्टॉन जो है ये एक नोबल गैस है वो प्रोडक्ट है, बेरियम जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो प्रोडक्ट है, एनर्जी रिलीज होती है लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी है, और साथ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे न्यूक्लियस से कभी भी, वरना बेसिकली जो जब आइसोटोप बनाते हैं यानी वो न्यूट्रॉन नंबर के डिफरेंस से बनाते हैं। तो जब रेडियो एक्टिविटी या एनर्जी जनरेशन की बात आएगी तभी न्यूट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करवाना ज़रूरी है ताकि हम रेडियो एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में अपना काम भी कर सकें। और अगर यहाँ एनर्जी जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है एनर्जी चाहिए, तब भी न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने से स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स यूरेनियम 235 में जनरेट होंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करेंगे एब्रप्ट क्वांटिटीज में जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पी सब शेल की कितनी ओरिएंटेशंस हैं। पी सब शेल की तीन ओरिएंटेशंस हैं। ये बात की हुई है कि हर सब शेल में जगह है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की। जो एस सब शेल है उसमें सिर्फ एक ही जगह है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। एस सब शेल में सिर्फ एक ही लोकेशन है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, लेकिन पी सब शेल में तीन जगह हैं, डी में 5 और एफ में 7। तो जो एस सब शेल है इसमें एक एक इसकी ओरिएंटेशन है यानी कि एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पाया जा सकता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का पेयर दिखाते हैं। और पी सब शेल में तीन इसकी ओरिएंटेशंस हैं, तीन प्लेन्स हैं बेसिकली एक्स वाई जेड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे तीन जोड़े यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं तीन लोकेशंस में। तो मैक्सिमम एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, पी सबशेल तीन जोड़े यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। डी सबशेल की 5 ओरिएंटेशंस हैं 5 प्लेन्स के अगेंस्ट, तो इसके में 5 जगह हुई फिर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए, 5 प्लेसेस यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स।
और इसी तरह से एफ सब शेल में 7 लोकेशंस होगी हैं बल्कि, और यहाँ पे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, 7 जगहों के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जो ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, एक प्रोटियम है, एक ड्यूट्रियम है और एक ट्रिटियम है। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूट्रियम जो है ये हैवी वाटर की प्रोडक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, पावर जनरेशन में, तो ये हम ड्यूट्रियम को यूज़ करते हैं पानी को भारी करने के लिए। और पानी भारी होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स की एडिशन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन का जो 12 नंबर आइसोटोप है, इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन है मेरे सामने, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस टाइम मौजूद नहीं है। कार्बन 12 के रेफरेंस से उसने बात की है। कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं, C12 है, C13 है और C14 है। तो जो मोस्ट बेसिक वाला है, जो रूटीन में कार्बन में रूटीन में है, 6 एटॉमिक नंबर, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, वो कार्बन 12 है। जिसमें 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उस कार्बन 13, और जिसमें 8 होंगे वो कार्बन 14 है। कार्बन 14 के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि ये हमें कार्बन डेटिंग में आर्कियोलॉजिकल साइट्स की और फॉसिल फ्यूल्स की लाइफ के कितने पुराने हैं लोकेट करने के लिए ये यूज़ होता है। और जो कार्बन 12 का आइसोटोप है, इसको हम AMU या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मैसेस, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ग्राम्स में इसका एक फैक्टर या यूनिट लेके या इसके एटॉमिक मास को लेकर एक कन्वर्जन का फैक्टर बनाया था। अब यहाँ इस टाइम पे मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन इसी डायमेंशन में फॉल करता होगा। MCQ नंबर 10 जो है वो पूछ रहा है कि किसने इजाद की थी, डिस्कवरी की थी, सॉरी इजाद ने डिस्कवरी की थी, फाइंड की थी। वो गोल्डस्टाइन है जिसने प्रोटॉन्स जो हैं उनको फाइंड किया था। इसके ये हैं 10 MCQ। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड रेज जो हैं वो क्या होती हैं, उन पर चार्ज कितना है। कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर बेस होती हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कैथोड रेज की। तो इनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े सिंपल हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट करती हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं, क्योंकि चार्ज स्पीशी है और चार्ज स्पीशी जो है वो अफेक्ट होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि इनमें भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जब इनको इनको मौका मिले स्ट्राइक करने का वॉल पे डिस्चार्ज ट्यूब की, तो फिर ये ग्लो या लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा ये आयोनाइज भी कर देते हैं गैस को, और वो भी देखी है इसकी प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद उसने फास्फोरस का एक 3 माइनस नाम का एलिमेंट है उसके बारे में बात की है कि इसके बारे में कुछ बताएं आप। तो ये फॉस्फाइड आयन है P3 माइनस, फॉस्फाइड P-3 के बारे में उसने कुछ सवाल किए हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये फास्फोरस से फॉस्फाइड आयन है। पहली बात तो यह है कि ये -3 का चार्ज क्या बताता है। ये हमें ये बताता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं। जितने इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उससे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं। और ये अब आप देखेंगे कि कौन से ग्रुप का मेंबर है। तो ये ग्रुप 15 का मेंबर है। ग्रुप 15 में ये नाइट्रोजन के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन पहला मेंबर है और फास्फोरस सेकंड नंबर पे है। सिंपल एटॉमिक फास्फोरस जो है न्यूट्रल एलिमेंटल फॉर्म में, उसका एटॉमिक नंबर 15 है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये उससे फॉस्फाइड आयन बना है विद द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो
यानी एटॉमिक नंबर तो 15 ही रहेगा, लेकिन मास नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज करेंगे। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं होगा, ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा सिंपल फास्फोरस से, यानी कि नॉन आयोनाइज्ड फास्फोरस से, जिसको अभी देखा है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बिल्कुल वही है। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर इसका 15 है, एटॉमिक मास इसका 31 के अराउंड है, यानी 30.9 समथिंग है। तो वो तो इस पास फॉस्फाइड आयन के भी के सेम रहेंगे, सिर्फ जहाँ डिफरेंस आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो फॉस्फाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो एटॉमिक जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 नहीं होंगे, 15 प्लस 3 होंगे 18। तो अब इससे रिलेटेड जो सवाल उसने आपसे किए हैं वो आप इनमें से देख के जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेफरेंस से ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मैंने सारे लिख दिए हैं, हर चीज़ की तफसील मौजूद है आपके सामने। इसका नाम फॉस्फाइड आयन है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफर करेगा नॉर्मल फॉस्फोरस से, और वो 18 है, उसका 15 है। अच्छा, अब ये नोबल गैस, हाँ, ये जो इसका चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3A शॉर्ट क्वेश्चन में से का, वो ये कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फाइड है, ये 18 के साथ आपने ड्रॉ करनी है। 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा। तो गिन लेते हैं, 4, 10, 12 और 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल 3 वाला बना, यानी M, K, L और M वाला। तो जो 3 है वो इसका आउटर मोस्ट शेल है, जिसको M भी लिखते हैं। तो अब वो ये पूछ रहा है कि ये किस नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंस शेल की मिल रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल इसका 3 है। अब ये 3s2 और 3p6 इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैसेस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से इसलिए इनको टैली करवाया जाता है हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो भी नोबल गैस की तरह अपना आउटर मोस्ट शेल फिल रखे कंप्लीटली, ताकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाए और वो फिर जो है वो नॉन रिएक्टिव हो जाए। तो अब आपने यहाँ से नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद ड्रॉ करनी है। हीलियम की, हीलियम नहीं है, नियॉन की करें, आर्गन की करें। अब ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो वैसे यहाँ साफ पता लग रहा है कि जब ऑर्गन कभी एग्जैक्टली इसी तरह से फिल होगा, तो इसकी जो नोबल, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की, वो किससे मिलेगी? आर्गन, जो कि नोबल गैस है सेकंड स्लॉट पे। हीलियम को हम कंसीडर नहीं करते ग्रुप 18 का मेंबर, ये सिर्फ बाज़ वजूहात की बिना पर, क्योंकि अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हुई पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए फिर इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शेल और सब शेल का क्या कॉन्सेप्ट है। शेल और सब शेल नहीं है, बेसिकली ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात हो रही है। ऑर्बिट मेन एनर्जी लेवल है, और सब शेल जो है वो ऑर्बिटल है, वो प्लेस है मेन एनर्जी लेवल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने 18 वाले की कर ली है, तो 17 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन p में कम हो जाएगा, 6 नहीं होंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 वाले की भी मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें एल्यूमिनियम +3 की। तो एल्यूमिनियम +3 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसमें +3 चार्ज का मतलब ये है कि इसमें इसके न्यूक्लियस से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हो गए, रिलीज हो गए, निकाल लिए गए। अब इसके अंदर जो है वो जमा 3 चार्ज ज़्यादा है, यानी 3 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको इसका पीरियोडिक टेबल पहले इसकी जगह फाइंड करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए। ये
ग्रुप 13 में बोरॉन के नीचे सेकंड एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। यहाँ वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम +3 आयन की बात हो रही है, ना कि न्यूट्रल एलिमेंटल एल्यूमिनियम की, जो जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो फिर ये आपने देखना है कि इस बेसिक एल्यूमिनियम से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है। तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो आपने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ड्रॉ करनी है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ड्रॉ करनी है, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 का मतलब ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी। तो आपने मैग्नीशियम जो कि ग्रुप 2 का मेंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लें। देखें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, ये आपने खुद ड्रॉ करके देखने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन विच सब शेल आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी ड्रॉ कर लें तो ये सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, या आपने खुद ड्रॉ करनी है। तीसरा पार्ट इसका ये कह रहा है कि वाई मैग्नीशियम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात पहले भी मैंने बताई हुई है कि मैग्नीशियम उसके इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, क्योंकि ये मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर्स का होता है, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होती हैं और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम भी क्योंकि मेटल है, लाइट मेटल है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है और किसी ऐसे स्पीशीज को शेयर करके उससे बॉन्ड बना लेती है जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस जिनको कहते हैं, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज व्हेन एन एलिमेंट गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज में रिच हो जाता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद से बढ़ जाते हैं। जितने उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाया जाएगा। नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन जिसने उसने गेन कर लिए, और जैसे फॉस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो ये P-3 हो गया। और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती है, जैसे ये Al+3 एल्यूमिनियम +3 है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाएगा। यूरेनियम 235 के यूजेस पूछे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी रिलीज करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव मेटल है, और इसका रिएक्शन अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्वाइटर जो है यहाँ गले में के जो ये ग्लैंड्स जो हैं ये बड़े हो जाते हैं, ये इसको लोकेट करने के लिए आयोडीन की कमी की वजह से, तो इसको लोकेट करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो वो आयोडीन का 131 नंबर आइसोटोप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 पॉजिटिव प्रॉपर्टीज आपने बतानी है 3 पॉजिटिव रेज की। पॉजिटिव रेज वो रेज हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करती हैं, और इनको इनको बाद में क्या कहा गया था, प्रोटॉन्स। इनकी प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली सिमिलर है कैथोड रेज यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वाली रेज से, जो अभी मैंने बोली हैं, सिवाय एक चीज़ के कि जो कैथोड रेज हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो गैस फील्ड होती है डिस्चार्ज ट्यूब में उससे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज उस गैस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर गैस आयोनाइज ही नहीं होती, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं रखती, तो आप उसको उसमें उस गैस में प्रोटॉन्स रिलीज नहीं करवा सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डिफेक्ट्स बताएं। रदरफोर्ड मॉडल के वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड था, वो ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर सकता। उसने ये बात नहीं की कि जो ऑर्बिट्स की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है जिससे वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्टेन एटम में, और जब उसकी एनर्जी ख़त्म होगी तो वो न्यूक्लियस में फॉल करके कोलैप्स कर जाएगा, वो भी और एटम भी, जो कि डिफेक्ट्स हैं ये सारे के सारे। When does an electron emit or absorb energy? कब emit करेगा, जब वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो emit करेगा, और जब लोअर एनर्जी लेवल से हाई में जाएगा तो absorb करेगा।
तो अब लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, ये हम तफसील में देख चुके हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसके बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती चीज़। तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बगैर। ये दोनों एक दूसरे को होल्ड रखते हैं फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तब भी एटम की एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो तब भी नामुमकिन है। वो के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद और भी बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रिनोज हैं जिनका नाम पहले लिया था मैंने, पॉजिट्रॉन्स भी हैं, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है एटम की। ये फंडामेंटल में आएंगे चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इनके बगैर एटम की एग्जिस्टेंस ही मुमकिन नहीं है। कैनाल ट्यूब को कहते हैं हाउ वाज इट प्रूव्ड। ये हाउ वाज इट प्रूव्ड का कॉन्सेप्ट की बात है। ये बोहर ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तो ये बात प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस में और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में होती है। तो यही अपने अंदर एक पॉइंट ही प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेसेसिटी है, क्योंकि इन पे चार्ज है ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। तो ये एटम की एग्जिस्टेंस के लिए लाजम मलजूम है, उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैनाल ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में कुछ बात करें। तो इसकी बात अभी मैंने वो जो रिएक्शन ड्रॉ किया वही इसका खुलासा है कि नेगेटिव रेज या पार्टिकल्स गैस को आयनाइज करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करवा के पॉजिटिव आयन पीछे छोड़ देते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस। उसने बम्बार्ड कराई थी रेज, अल्फा रेज, रेडियम से, रेडियम के न्यूक्लियस को ब्रेकअप करवा के उसमें से अल्फा रेज की बीम स्ट्राइक करवाई थी गोल्ड फॉइल पे। तो गोल्ड जो है वो एक मेटल है। तो जब उसने रेस को स्टडी किया कि कितने डिफ्लेक्ट हो रही हैं और कितनी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, पास थ्रू हो रही हैं गोल्ड फॉइल से, उससे फिर उसने अंदाज़ा ये लगाया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेस क्योंकि डिफ्लेक्ट हो पा रही हैं तो मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है। और जो सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि बाद रेज डिफ्लेक्ट भी हुई तो कुछ ऐसा पार्ट सेंटर में मौजूद है, यानी कि कुछ पार्ट उसका एटम का जो है वो कंडेंस्ड मैस भी है, सॉलिड मैस भी, लेकिन मोस्ट जो है वो एम्प्टी स्पेस है। तो ये इस सवाल का जवाब है। एंगुलर मोमेंटम की बात है कि एंगुलर मोमेंटम बोर के एटॉमिक मॉडल को यूज करके कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसका इसने एक रिलेशन फाइंड किया था बोर ने, mvr is equal to nh/2 पाई। तो mvr is equal to nh/2 पाई में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सवाल का जवाब आ जाएगा। इसने पूछा है मेरा ख्याल है शेल नंबर 3 का, यानी ऑर्बिट नंबर 3 का। तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो ये एम वी आर जो है ये मिला के एंगुलर मोमेंटम है, एम वी फॉर मोमेंटम और आर फॉर रेडियस, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो एन जो है यहाँ 3 है, नंबर ऑफ मेन ऑर्बिट जो है यानी 1 2 3 में से 3 की बात की है, के एल एम में से एम की बात कर रहा है। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि बोहर का एटॉमिक मॉडल प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में बेस्ड है। 6.25 into 10 to the power minus 34 जॉल सेकेंड इसका यूनिट है, और ये वैल्यू फिक्स्ड है। क्वांटम ने फाइंड की थी 2 into 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 है। इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरह से हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है हाउ डिड बोर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। उसने इस तरह प्रूव किया था कि जब उसने कहा कि एटम जो है फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, जब हायर से लोअर में आता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज करता है, जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जो एनर्जी डिफरेंस है वो उसने एक रिलेशन से दिया, डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट
from upward shell to down lower shell, from higher shell to lower shell is given by this equation. तो उसने कहा कि जब ऑर्बिट और ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है, यानी लोअर एनर्जी, जितना छोटा न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होगा उसका मदार भी छोटा होगा, उसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी उस ऑर्बिट की है। तो फिर जब फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रदरफोर्ड के मॉडल की तरह इलेक्ट्रॉन यानी एटम कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकता, तो इसलिए एटम मस्ट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तफसील में देख चुके हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बेसिकली 4 हैं कि हमें मेन एनर्जी लेवल का पता होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी 4 हैं, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला यह है कि मेन एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट का पता होना चाहिए। सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऑर्बिटल का पता होना चाहिए, यानी उस ऑर्बिट में वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है जिसको सब एनर्जी लेवल कहते हैं। तो मेन एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल का पता होना ज़रूरी है। मेन एनर्जी लेवल्स 1 2 3 4 है, के एल एम एंड एन है। सब एनर्जी लेवल्स एस पी डी और एफ से डिनोट होते हैं। ये शेप्स हैं इनकी, और शेप्स जो है ये स्फेरिकल से है, ये पेरिफेरल से है, ये डंप बेल है, और एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। तो सब एनर्जी लेवल बेसिकली वो जगह हैं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की फॉर्म में जहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सब एनर्जी लेवल का पता होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे ओरिएंटेशन का पता होना ज़रूरी है कि जो सब एनर्जी लेवल है उनकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है। वो ओरिएंटेशन ही वो जगह हैं जहाँ उनमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया जा सकता है। ओरिएंटेशन एस की मैंने बताया था 1 है, और पी की 3 है, और डी की 5 है, एफ की 7 है। इसी हिसाब से इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। वन ओरिएंटेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ओरिएंटेशंस के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ओरिएंटेशंस के 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 के लिए 10 हैं, और 7 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चौथी चीज़ से पता होना चाहिए वो स्पिन है, या क्लॉकवाइज स्पिन होती है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। तो ये जो एरो बताता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इसकी स्पिन है वो प्लस हाफ से और नेगेटिव हाफ से बताई जाती है कि जो एक पूरा सिलसिला है वो पूरा इस तरह से होता है कि आधा हाफ की स्पिन ये करता है और बाकी आधे हाफ की स्पिन ये करता है, ऐसे। तो जो चौथी चीज़ पता होनी चाहिए वो एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स विद रिस्पेक्ट टू रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन हैं। आइसोटोप्स रेडियोथेरेपी, रेडियो वेव्स जनरेट करवानी हो, आपने आइसोटोप का न्यूक्लियस ब्रेक करनी तो रेडियो वेव्स जो है वो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी की और हायर वेवलेंथ्स की रेज हैं, और इनको यूज़ किया जाता है बॉडी में ट्यूमर लोकेट करने के लिए। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है। आइसोटोप्स हैं क्या और इनकी, और आइसोटोप्स के हाइड्रोजन का पूछा है। तो ये बात काफ़ी कर चुके हैं कि आइसोटोप्स जो हैं वो एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के 3 किस्म के, 4 किस्म के या 5 किस्म के एटम्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के रिस्पेक्ट से जितने भी वो एटम होंगे वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम,